नमस्कार, आप देख रहे हैं BTV न्यूज। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य मंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री की निंदा। बासमती चावल को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री की निंदा। कहा, मध्य प्रदेश के किसानों के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। मध्य प्रदेश को GI टैग न देने के पत्र पर गरमाई राजनीति। बजरंग घाट में किया गया वृहद स्तर पर वृक्षारोपण। वृक्षारोपण के दौरान वन विभाग के अमले सहित बालाघाट विधायक एवं भाजपा पदाधिकारी भी रहे मौजूद। बालाघाट को हरा भरा रखने की बालाघाट विधायक ने की जनता से अपील। 16 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग, हुए डिस्चार्ज। 1.5 साल के बच्चे एवं 65 वर्ष के वृद्ध ने जीती जंग। कोविड अस्पताल में चल रहा था सभी का उपचार। 6 अगस्त को जिले में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज। लालबर्रा और ग्राम खैरी से मिले हैं पॉजिटिव मरीज। कोविड अस्पताल में कराया गया है भर्ती। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के बासमती चावल को GI टैगिंग न देने की मांग करते हुए पंजाब के CM अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। पंजाब के CM के इस पत्र का आज मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा इसे राजनीति से प्रेरित वाला पत्र बताया है। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बासमती चावल के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश को GI टैग न देने को लेकर लिखा गया पत्र बेहद निंदनीय है और मध्य प्रदेश के किसानों के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। यह बात मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। बालाघाट के सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा के दौरान रामकिशोर कावरे ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसान बासमती चावल के उत्पादन में खासी रुचि दिखा रहे हैं और प्राचीन समय से प्रदेश के किसान बासमती समेत अन्य सुगंधित चावल का उत्पादन करने में अग्रसर रहा है। लेकिन पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश को बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक की टैगिंग न देने की वकालत की है, जिससे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ही नहीं बल्कि प्रदेश के किसानों के लिए भी यह निंदनीय बात है। रामकिशोर कावरे ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी और उनके सम्मान के लिए GI की टैगिंग दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व मंत्रीगण पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है जिसमें बासमती चिन्नौर चावल को लेकर जो अवॉइड किया गया है मध्य प्रदेश को, क्या है आपका कहना इस पर? देखिए, मध्य प्रदेश के किसानों के विरोध में जिस प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख किया है, हमारे मध्य प्रदेश के किसान उच्च क्वालिटी की बासमती पकाते हैं, बनाते हैं और उसको GI टैगिंग नहीं दर्जा नहीं मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। ये मध्य प्रदेश के किसानों की बात नहीं है, हम पूरे भारत देश के किसानों की बात करते हैं कि जो अच्छा क्वालिटी का उत्पादन करता है उसको इसका दर्जा मिलना चाहिए। ये पंजाब के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से उनका विचार है, उनकी सोच है, निश्चित रूप से हम सब मध्य प्रदेश के किसान जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए वो उनका विरोध करते हैं, क्योंकि किसान के हित में फैसला लेना चाहिए, किसान के हित में नहीं। और पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने ऐसा व्यक्त किया है, हम उसका विरोध करते हैं। उत्पादन पर्यावरण संरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा 6 अगस्त को रेंजर कॉलेज के पास बजरंग घाट में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वन महोत्सव के इस कार्यक्रम में पौधरोपण के अवसर पर विधायक गौरीशंकर बिसेन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुआरे, वन मंडल अधिकारी बालाघाट अनुराग कुमार, उप वन मंडल अधिकारी मोहित सूद, वन क्षेत्रपाल बालाघाट पायल राजावत मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि जिले में पर्यावरण को बचाए रखने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है और रेंजर कॉलेज व बजरंग घाट में घूमने आने वाले लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए आज यहां वृक्षारोपण किया गया है। वन मंडलाधिकारी अनुराग कुमार ने इस अवसर पर बताया कि पर्यावरण वाणी के अंतर्गत बजरंग घाट में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बजरंग घाट में अनेकों लोग जंगल का अनुभव करने आते हैं। वहीं नदी किनारे मिट्टी का कटाव न हो, इसको देखते हुए भी नदी किनारे पौधे रोपे गए हैं।
उन्होंने कहा कि पर्यावरण वाणी के अंतर्गत लगभग 5 से 6 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में रमेश रंगलानी, मौसम हरिनखेड़े, महेंद्र सुराना, अभय कोचर, डॉक्टर BM शरणागत, महेश खजांची, सुरजीत सिंह ठाकुर, नागरमल अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। और फिर अंत में फिर क्या होता है कि वनों में न रह के वन प्राणी गांव में आते हैं, शहरों में आते हैं। तो सभी तरह की प्रजाति लगाना चाहिए और लगाया जाता है। देखिए, आप पहले देखे होंगे बड़े पैमाने पे तेंदू था। अब वो धीरे धीरे, क्योंकि जब से तेंदू पत्ता टूटा, वो झाड़ उनकी कटिंग होती है, वो बड़े नहीं होने पाते। तो अब उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं कि भाई तेंदू के भी पौधों को बड़े किया जाए, जिससे कि लोगों को तेंदू मिले, तो आने वाली पीढ़ी तेंदू को पहचान नहीं पाएगी। जी जी, वो क्या संदेश देना चाहेंगे आज वृक्षारोपण? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वन महोत्सव के माध्यम से हर व्यक्ति अपने घर में, उसके पास जितनी भी जमीन उपलब्ध है या उसके मकान की छत है, उन पे जिस प्रजाति को वहाँ पे अपन लगा सकते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा नहीं तो घर में तुलसी का पौधा तो लग सकता है। यदि प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा लगेगा तो तुलसी में सर्वाधिक ऑक्सीजन है। मैं बड़े पीपल की बात नहीं कर रहा हूँ, नीम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो छोटा पौधा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और अभी अपने देखा कि जब से कोरोना आया, तो कोरोना उन इलाकों में कम आया, उन जिलों में जहाँ पे वन अधिक है। आप देख लीजिए, मंडला है, डिंडोरी है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, इन जिलों में जहाँ वृक्ष अधिक है, वहाँ शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। फिर लोग यहाँ की जड़ी बूटियों को भी जानते हैं। जैसे जो जिले में अन्य राज्यों सहित अन्य जिलों से आने वाले नागरिकों के चलते जिले में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इन कोरोना पॉजिटिव मरीजों को जिला प्रशासन द्वारा पहले ही चिन्हांकित कर इन्हें क्वारंटाइन किया जा चुका है, जिससे संक्रमण के फैलने में कुछ हद तक रोक लग पाई है। 6 अगस्त को भी जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें बूढ़ी ITI के पीछे स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 6 अगस्त को ICMR लैब से 104 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो सभी नेगेटिव है, और जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रूनेट लैब से 2 सैंपल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इनमें से एक मरीज लालबरा तहसील के ग्राम बिरसोला का है, जो श्रीनगर कश्मीर से आया है। एक मरीज बालाघाट तहसील के ग्राम खैरी का है, जो जगदलपुर से आया है। यह दोनों मरीज बालाघाट आने पर क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। इन दोनों मरीजों को उपचार के लिए ITI के पीछे बूढ़ी स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में अब तक कुल 151 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 130 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 21 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। कोरोना से ठीक होकर अपने घर जाने सभी मरीजों को सलाह दी गई है कि वे 7 दिनों पर अपने घरों पर ही होम क्वारंटाइन में रहें और किसी भी तरह स्वास्थ्य समस्या होने पर अस्पताल जाएं या उन्हें दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य के मार्गदर्शन में बालाघाट जिले में व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए भी बेहतर व्यवस्था बनाई गई है, जिसके कारण कोरोना पॉजिटिव एक भी मरीज की बालाघाट जिले में मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए प्रायः सभी मरीज अच्छा इलाज मिलने से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों को उपचार के लिए ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में सर्व सुविधा युक्त एवं पाइपलाइन से ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा वाले 80 बेड की व्यवस्था की गई है। कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें डाइट चार्ट के अनुसार भोजन दिया जा रहा है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए 16 मरीजों के शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक हो जाने पर उन्हें 6 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिया गया। 6 अगस्त को डिस्चार्ज होने वाले मरीजों में एक 1.5 साल का बच्चा भी शामिल है। यह बच्चा कटंगी विकासखंड के ग्राम सावरी का है, जो अपने माता पिता के साथ मुंबई पालघर से आया था। यह बच्चे और उसके पिता दोनों जाँच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोविड अस्पताल में अच्छे इलाज एवं मरीजों के उपचार में लगे चिकित्सकों एवं स्टाफ के प्यार, स्नेह एवं प्रोत्साहन से इस बच्चे ने कोरोना से जंग जीत ली है। आज 6 अगस्त को डिस्चार्ज होने वाले मरीजों में एक 65 वर्ष का वृद्ध भी शामिल है। इन्होंने भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से कोरोना को हरा दिया है।
कोरोना से ठीक होने वाले 1.5 साल के बच्चे एवं 65 वर्ष के वृद्ध ने आमजन को संदेश दिया है कि कोरोना से डरे नहीं, बल्कि इससे बचने के लिए पूरी सावधानी बरतें। यदि संक्रमित भी हो गए हैं तो फीवर क्लिनिक में आकर अपनी जांच कराएं। कोरोना को हराया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 जारी कर दिया है। गाइडलाइन के मुताबिक रात में लोगों के आने जाने पर पाबंदी हटा दी गई है। इसके साथ ही योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त से खोलने की मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत 6 अगस्त से बालाघाट नगर मुख्यालय में 22 मार्च से बंद जिम अब खोल दी गई है। अनलॉक 3 के तहत शहर के जिम और योग केंद्र खोले गए हैं। जिम संचालन के लिए सरकार की ओर से खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिम संचालकों से कहा गया है कि जिम व योग केंद्र में मास्क लगाकर कसरत न करें और यदि फ्री वेट कसरत कर रहे हैं तो वेट लेकर खाली में चले जाएं। जिम व योग केंद्र में हर सेशन के बीच 15 से 20 मिनट का अंतराल रखना जरूरी है। जिम को समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। साथ ही हर आने वाले ग्राहक की थर्मल स्कैनिंग करनी होगी। जिम में ऑक्सीमीटर से जांच करनी भी जरूरी है। साथ ही 6 फीट की दूरी के नियम का भी पालन जरूरी होगा। जबकि 65 साल से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग, 10 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बीमार व्यक्ति कोविड महामारी के संकट काल के दौरान जिम और योग केंद्र न जाने की सलाह दी गई है। जिम संचालक तरुण नुकपुरे बताते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। संस्था के गेट पर ही जिम में आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही उन्हें सैनिटाइज करके ही जिम में प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गाइडलाइन के तहत 6 फीट की दूरी के लिए 8 से 10 लोगों की एक बैच बनाई जा रही है। कोरोना संक्रमण को लेकर दिए गए दिशा निर्देश का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि 4 महीनों से जिम बंद थी। इसमें जिम संचालकों का नुकसान तो हुआ ही है, बल्कि हमसे ज़्यादा नुकसान जिम में आने वाले स्टूडेंट्स का हुआ है। केंद्र सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसका हम लोग पूर्ण तरीके से पालन करेंगे। जैसे कि जो भी स्टूडेंट आएगा जिम में, स्टूडेंट हो या कोई इंक्वायरी आए, तो उनकी सबसे पहले हम थर्मल स्कैनिंग करेंगे, उसके बाद सैनिटाइज करेंगे और जो जितने भी हमारे जिम के मेंबर्स आ रहे हैं और उनके साथ जो लोग आ रहे हैं उन्हें हमने अनिवार्यता से मास्क पहन के आने के लिए अनिवार्य किया है। दूसरी चीज़, हर व्यक्ति की यहाँ थर्मल स्कैनिंग होगी। उसके बाद जिम जैसे करते हैं तो 6 फुट की दूरी पे ही हर स्टूडेंट को जिम करना है और एक बीच में कम से कम 8 से 10 स्टूडेंट को हम लोगों ने परमिट दिया हुआ है। अभी कैसी बैच बनाए, क्या टाइमिंग रखा है जिम की? देखिए, अभी तो जस्ट जिम की ओपनिंग हो रही है, स्टूडेंट काफ़ी कम आ रहे हैं, पर जैसे बढ़ेंगे उस हिसाब से बैचेस बनाई जाएंगी। राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का पक्ष में फैसला आने पर पूरे देश में खुशी और उत्साह का माहौल है। इसी कड़ी में जिला कांग्रेस कार्यालय में 6 अगस्त को सुंदरकांड का आयोजन किया गया। सुंदरकांड का शुभारंभ भगवान श्री राम के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस दौरान प्रभु श्री राम की आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण होने जा रहा है, जिससे सभी देशवासियों में खुशी का माहौल है। सैकड़ों वर्षों से जहां ताला लगा था, मंदिर व मस्जिद में न इबादत हो रही थी न पूजा हो रही थी। इस मामले में कोई भी राजनीतिक पार्टी निर्णय लेने में डरती थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया जिसे सभी मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो और वर्तमान में कोरोना महामारी जो देश में 20 लाख से अधिक आंकड़ा पहुंच गया है और हजारों लोगों की मौत हो गई है, इस पर ईश्वर की कृपा से काबू पा सकते हैं। कोई सरकार इस बीमारी पर काबू नहीं पा सकती है। पहले भी इस पर स्टैंड लिया गया जन भावनाओं को देखते हुए। सैकड़ों वर्षों से जहाँ ताला लगा हुआ था, चाहे वो मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, न इबादत होती थी, न प्रार्थना होती थी, न पूजा होती थी। उसको सब डरते थे। कोई भी राजनीतिक पार्टी खुद निर्णय लेने के लिए डरती थी। मोदी जी के को डर नहीं था। मोदी जी ने किया कि अपने खुद, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। इसने किया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सब लोगों को मान्य है। वो हर पक्ष के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो है मान्य है। सबने स्वीकार किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है निर्णय देगा उसको हम सब मान्य करेंगे और उसी के तहत रास्ता खुला है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात ही
सबको बराबर बराबर सबको व्यवस्था अलग अलग की गई है और भव्य राम मंदिर का निर्माण अब हो। अब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान राम तो ही प्रार्थना करते हैं कि बाबा भव्य मंदिर भी निर्माण हो। वहीं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि श्री राम मंदिर बनाने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जिससे पूरे जगत में खुशी का माहौल है। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या में श्री राम का मंदिर जल्द निर्माण हो, ऐसी कामना करते हैं। राम मंदिर के फैसला आया, राम मंदिर बनाने के लिए पूरे जगत में एक खुशी का माहौल व्याप्त हुआ है और इसी कार्यक्रम में आज जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित जिला अध्यक्ष जी सम्मानित विश्वेश्वर भगत जी के नेतृत्व में आज सुंदरकांड का कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी में किया जा रहा है। कार्यक्रम करने का विशेष अर्थ ये था कि भव्य निर्माण बहुत जल्द श्री राम मंदिर अयोध्या नगरी में हो जाए और साथ में जिस प्रकार से अध्यक्ष जी ने बताया कि कोरोना जिस प्रकार से 20 लाख के आसपास पहुंच गया है, पूरे देश में सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक श्री राम जी के हम लोग यहाँ पर अनुयायी हैं और उनसे यहाँ पर निवेदन कर रहे हैं, यहाँ पर अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस बीमारी को नष्ट करें और पूरे देश विदेश संपूर्ण जगत में शांति का वातावरण माहौल तैयार हो। बहुजन समाज पार्टी की जिला स्तरीय बैठक नगर के बूढ़ी स्थित बसपा कार्यालय में 6 अगस्त को आयोजित हुई, जिसमें आगामी दिनों में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में संगठन की गतिविधियों के बारे में चर्चा करते हुए नगरीय निकाय चुनाव के लिए नगर कमेटी बनाने व आगामी समय में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव व पंचायत चुनाव को लेकर उपस्थित कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया। इस दौरान बसपा जिला महासचिव सचिन बौद्ध, बसपा लोकसभा प्रभारी अजाब लाल शास्त्री, आनंद वैद्य, गोपीचंद शिंदे, पूनाराम होमनेकर, देवानंद रंगारे सहित अन्य मौजूद रहे। बैठक के विषय में जानकारी देते हुए बसपा जिलाध्यक्ष देवराज भोयर ने बताया कि बसपा प्रदेश इकाई के निर्देश पर 2 अगस्त को बैठक आयोजित की जानी थी, लेकिन रविवार लॉकडाउन होने के चलते बैठक स्थगित कर 6 अगस्त को की गई, जिसमें पार्टी संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने व संगठन का कार्य सुचारू रूप से करने दिशा निर्देश दिए गए। नगरीय निकाय चुनाव व पंचायत चुनाव को लेकर नगर कमेटी व विधानसभा प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश इकाई की ओर से पार्टी को निर्देश होते हैं कि जिला स्तर की जो बैठक होती है हर महीने 2 तारीख को जिला स्तरीय बैठक होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते 2 तारीख को प्रदेश के सरकार की ओर से निर्देश थे कि प्रशासन के भी निर्देश थे कि यहाँ बैठक नहीं हो सकती, इसलिए लॉकडाउन के चलते यह बैठक नहीं हुई अतः उस प्रोग्राम को पोस्टपोन करके हमने प्रदेश कार्यालय के दिशा निर्देश पर 2 तारीख की जिला स्तरीय बैठक को 6 तारीख पर परिवर्तित किया है और उसी तारतम्य में आज यह बैठक है। आज की बैठक में जिला संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सारे विधानसभाओं में जिला विधानसभाओं के संगठन को सुचारू रूप से काम करने के लिए सक्रियता प्रदान करने के लिए आज इधर बैठक करके सारे विधानसभा के अध्यक्ष को दिशा निर्देश दिए जाएंगे और नगर कमेटियों को भी, चूँकि नगर कमेटियों के कमेटियाँ हमारी अभी पूर्ण नहीं हुई, इसलिए जो नगर निकाय के चुनाव के पहले तक सारी नगर कमेटियाँ तैयार करके संगठन को पूर्ण रूप देंगे। इसी इन बातों को लेकर आज की इधर बैठक है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक इंग्लिश मीडियम स्कूल पालक शिक्षक संघ ने 11वीं में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने की तिथि 5 अगस्त अंतिम रखने का विरोध करते हुए तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है। पालकों ने कलेक्टर से मांग की है कि जिला प्रशासन के द्वारा 5 अगस्त आवेदन पत्र जमा करने की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसकी तिथि बढ़ाई जानी चाहिए। इस संबंध में पालक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि कक्षा 11वीं में सभी विषयों की कक्षा प्रारंभ कराने की मांग को लेकर 29 जुलाई को जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह को ज्ञापन सौंपा गया था। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ द्वारा मांगों पर अमल करते हुए तत्काल दूरभाष पर डीओ से चर्चा कर सभी छात्रों को 11वीं में प्रवेश दिलाने कहा गया था, जिससे स्कूल से प्रवेश के लिए दूसरे दिन से आवेदन पत्र मिलना प्रारंभ हो गया था। लेकिन आज भी वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल के प्राचार्य द्वारा बाहर के अंग्रेजी माध्यम के 10वीं पास बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवेदन जमा करने की तिथि 4 जुलाई को प्रशासन द्वारा जारी करते हुए 5 जुलाई अंतिम तिथि दी गई है। 1 दिन का समय आवेदन जमा करने के लिए दिया गया, जो प्रशासन का तुगलकी फरमान है। उन्होंने कहा कि 11वीं अंग्रेजी माध्यम से सभी विषयों में निजी शिक्षण संस्थाओं के मेधावी छात्रों को भी प्रवेश दिया जाए। हमने वो ज्ञापन दिया। दूसरे दिन हम माननीय सीईओ महोदया से हम मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका जो है अखबारों में आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो हम बात करते हैं। तो उन्होंने हमारे समक्ष
माननीय डीओ महोदय को उन्होंने टेलीफ़ोन किया और टेलीफ़ोन पे कहा कि आप 10 दिन के अंदर एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी में सारे लोगों के आवेदन लीजिए। तो वो आवेदन 29 तारीख को हमारी भेंट हुई माननीय सीओ महोदया से। उन्होंने आदेश जारी किया और सीओ महोदय से कहा गया, सीओ महोदय ने अपने अधीनस्थ प्रिंसिपल महोदय से कहा, तो प्रिंसिपल महोदय जी ने 30 तारीख को फॉर्म लिए, 15 फॉर्म जमा हुए उस दिन। उसके बाद 1 तारीख छुट्टी ईद आ गई और 2 को संडे, 3 को रक्षाबंधन छुट्टी थी। फिर 4 तारीख को इन्होंने आवेदन शुरू किया तो उन्होंने गुमराह करा पालकों को कि अब डेट ख़त्म हो गई है, आप अभी तक सोए थे क्या, अब डेट नहीं है, अब फॉर्म नहीं लिया जाएगा। तो हमने उनसे निवेदन किया कि सर आपको जब लेना ही नहीं था और लेना था तो आपने एक भी प्रेस नोट जारी नहीं किया। इसका अर्थ है कि आप अपने उच्च अधिकारियों का कहना नहीं मानते। आपके डीओ ने आज तक कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया था। तब उन्होंने डीओ महोदय से हमने कहा कि आपने प्रेस नोट क्यों नहीं किया भाई, और एक दिन में फॉर्म कैसे हो जाएंगे। तब उन्होंने आनन फानन में कल प्रेस नोट जारी किया और उसमें लिखा कि 5 तारीख अंतिम होगी। तो हम आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि ऐसा तुगलकी शासन होता है क्या कि यहाँ पर अधिकारी अपनी मोनोपोली चलाए। भैया ऐसा कोई होता है कि फॉर्म एक दिन की डेट निकाले और उसी दिन आप जमा करो। भाई माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12 अगस्त समय निर्धारण किया है, तो कम से कम आप 10 अगस्त तक ले, या आप वो समूह को पहले खोल दें और उसके बाद एडमिशन लेना शुरू करें। इस दौरान पालक शिक्षक संघ पदाधिकारी नंदकिशोर कटरे, अजमल खान, सलील पांडे, लक्ष्मण सिंह छत्री, ओम प्रकाश डिल्हारे, अशफाक खान सहित अन्य मौजूद रहे। बालाघाट नगर मुख्यालय स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आज राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होने पर दीप प्रज्वलन कर मिठाइयां बांटी गई। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिलाध्यक्ष अभय सेठिया ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में लगातार 500 वर्ष से राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के लिए संघर्ष किया जा रहा था। आज वह पुनीत अवसर आया है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि में राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास किया है। इस सुअवसर पर बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने सभी व्यापारी बंधु व पूरे जिले के नागरिकों को बधाई देता है। उन्होंने कहा कि रामलला के लिए जो लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी है और आज भी हमारे साथ में ऐसे बहुत से लोग शामिल हैं जो रामलला के दर्शन के लिए उस लड़ाई में शामिल हुए थे। जितने भी लोगों ने इस लड़ाई में अपनी आहुति दी है, इसमें कुछ लोगों का निधन भी हुआ है, उनको साधुवाद व श्रद्धांजलि दी जाती है। लगातार 500 वर्षों से इसके लिए लड़ाई चल रही थी। ना मालूम कितने लाखों लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। ऐसे राम जन्म स्थान पर भगवान राम का भव्य मंदिर बने, वह पुनीत अवसर आज आया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज उसका शिलान्यास किया गया है। बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस मौके पर अपने सभी व्यापारी बंधुओं को बधाई देती है। साथ ही पूरे बालाघाट ही नहीं, पूरे जिले के नागरिक बंधुओं को बधाई देते हैं कि रामलला के लिए जो लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी, हमारे साथ में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो रामलला के दर्शन करने के लिए और लड़ाई में शामिल हुए थे। ऐसे लोगों को भी मैं कार सेवकों को बधाई देता हूँ। और जितने भी लोगों ने वहाँ पे अपनी आहुतियाँ दी है, जिनका निधन भी हुआ है, उसमें उनको मैं श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। आज बहुत खुशी का मौका है जिस समय भगवान राम को भव्य राम मंदिर मिलने जा रहा है और 3 साल के अंदर ये राम मंदिर लगभग बनेगा, ऐसी घोषणा हुई है। परसवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम घोड़ादेही निवासी एक 28 वर्षीय युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कार्यवाही कर 0 पर मर्ग कायम किया है। अस्पताल पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार मृतक कृष्ण कुमार नागरे किसानी का कार्य करता है। मृतक 3 अगस्त को अधिक शराब का सेवन किया और घर में उल्टी करने लगा, जिससे कीटनाशक दवा थाइमेट की गंध आ रही थी, जिसकी हालत बिगड़ने पर निजी वाहन से परसवाड़ा अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। 3 अगस्त की रात्रि करीब 8 बजे कृष्ण कुमार को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। दूसरे दिन 4 अगस्त को हालत में सुधार नहीं होने पर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया,
जहां उपचार के दौरान 5 अगस्त की रात करीब 7:30 बजे मौत हो गई, जिसे मृत हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जिसकी तहरीर अस्पताल पुलिस चौकी में मिलने पर 6 अगस्त की सुबह मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के कीटनाशक सेवन करने का कारण अज्ञात है। मर्ग जांच के लिए डायरी परसवाड़ा थाने को भेजी जाएगी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर भव्य श्री राम मंदिर निर्माण कार्य के शिलान्यास और भूमि पूजन समारोह अवसर पर वारासिवनी नगर में भी सनातन धर्म प्रेमियों में हर्ष और उत्साह का माहौल व्याप्त रहा। इस अवसर पर रामनगरी रामपायली में भी खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और विधायक प्रदीप जायसवाल के द्वारा भव्य श्री राम द्वार का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान विधायक जायसवाल के साथ वारासिवनी नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष स्मिता जायसवाल भी उपस्थित रहीं। बुधवार की सुबह से ही संपूर्ण नगर राममय नजर आ रहा था। संपूर्ण नगर में लाउड स्पीकर पर रामधुन बज रही थी, वहीं राम भक्ति के गीतों का प्रसारण हो रहा था। नगर के चौक चौराहों पर नेताओं व धर्म प्रेमियों की होर्डिंग व बोर्ड लगे हुए नजर आए। वहीं सोशल मीडिया पर भी हर कोई अपने आप को राम भक्त बताने का प्रयास करता हुआ नजर आया। तो वहीं जिले की रामनगरी कही जाने वाली रामपायली में भी उत्साह का माहौल दिखाई दिया। बता दें कि रामपायली मंदिर प्रांगण में अनेकों ऐसे आस्था के केंद्र हैं। इस मंदिर को अलग पहचान दिलाते हैं। जिले ही नहीं अपितु अन्य राज्यों से आने वाले आस्थावानों को देखते हुए बालाजी मंदिर ट्रस्ट एवं रामपायली के ग्रामीणों की ओर से रामद्वार की मांग की जाती रही है। किंतु इस बार खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने अयोध्या में हुए मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के इस ऐतिहासिक एवं शुभ अवसर पर रामपायली में राम द्वार निर्माण की मंशा जाहिर करते हुए आज स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं राम भक्तों की उपस्थिति में राम द्वार का भूमि पूजन करने के साथ ही राम द्वार का निर्माण कार्य का शुभारंभ भी कर दिया। इस दौरान मंदिर परिसर में पूजा अर्चना कर करीब 1000 दीपक जलाकर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की गई। कार्यक्रम के समापन के बाद मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष व विधायक प्रदीप जायसवाल रामपायली के प्रसिद्ध श्री राम मंदिर पहुंचकर भगवान श्री राम व पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात मंदिर प्रांगण में करीब 1000 दिए जलाकर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की गई। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि जिले ही नहीं इर्द गिर्द के राज्यों में रामपायली को रामनगरी के रूप में जाना जाता है, किंतु रामपायली को अधिकृत रूप से रामनगरी का दर्जा देने के लिए हम राम वन पथ गमन के नक्शे में जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिन श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जो कि 500 वर्षों से अधिक समय के बाद हो पाया है, जिससे पूरे भारतवासियों के लिए यह गौरवान्वित दिन रहा है। और आने वाले समय में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने के बाद देश सहित अन्य देशों से भी लोग इस तीर्थ स्थल पर दर्शन के लिए पहुंचेंगे। भारतवर्ष के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन था कि आज अयोध्या में भगवान राम का जो मंदिर का भूमि पूजन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, तो इससे इसके निर्माण से हमारी जो आस्था है उसको बल मिला। पूरे विश्व में मतलब भगवान राम के जो मंदिर बन रहा है उससे हम लोग सब लोग भारतवासी गौरवान्वित हुए और भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग अब भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या आएंगे। और इस ऐतिहासिक दिन में बहुत ही भव्य जो राम मंदिर बन रहा है वो पूरे भारतवर्ष के लिए आस्था का केंद्र होगा। तो इसके लिए मैं पूरे भारतवासियों को, क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ कि विभिन्न बाधाओं के बावजूद लगभग 450-500 वर्ष लग गए, तब जाके सारे विवाद को हल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर निर्माण सुनिश्चित हो गया। और इसी ऐतिहासिक दिन का जो ऐतिहासिक क्षण का हमने इस्तेमाल किया है और जो रामपायली हमारे वाराणसी विधानसभा क्षेत्र का गौरव है, बड़ी पंचायत है, तो वहाँ पर जो राम मंदिर बना है उसको हमने एक और उसको महत्व बढ़ाते हुए वहाँ के जो पहुँच मार्ग है उसका भगवान राम का श्री राम द्वार के नाम से हम गेट बना रहे हैं, जो काफ़ी दिनों से राम मंदिर ट्रस्ट के लोग भी कह रहे थे, हमारे पंचायत भी कह रही थी। सबकी भावनाओं को सम्मान करते हुए आज बड़ा महत्वपूर्ण क्षण है कि इस ऐतिहासिक क्षण में हमने आज वहाँ उसकी आधारशिला भी रखी है। इससे भगवान राम की जो नगरी जिसको राम पदावली के नाम से कभी जाना जाता था। इस अवसर पर एसडीएम संदीप सिंह, तहसीलदार राजेंद्र टेकाम, सीएमओ राधेश्याम चौधरी, जनपद पंचायत अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे, फेकनलाल डोहरे, नंदलाल परिहार सहित बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष मौजूद रहे।
परसवाड़ा मुख्यालय स्थित राम मंदिर में 5 अगस्त को भक्तों का तांता लगा रहा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा हर्षोल्लास के साथ जहां दिन भर भजन मंडली और पूजन अनुष्ठान के बाद प्रसाद वितरण किया गया। गौरतलब हो कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत की खुशी के साथ साथ मंदिर निर्माण में किसी तरह की बाधा विघ्न न उत्पन्न हो पाए, जिसको लेकर भगवा ब्रिगेड द्वारा स्थानीय राम मंदिर में सुंदरकांड का पाठ कर यज्ञ हवन आदि किया गया। वहीं दिन भर चले भजन मंडली के बाद प्रसादी वितरण किया गया। इस दौरान कहा गया कि राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर अयोध्या तो नहीं जा सके, किंतु स्थानीय राम मंदिर को ही अयोध्या बनाने का प्रयास करते हुए भव्यता के साथ पूजन अनुष्ठान आदि संपन्न कराए गए। इस अवसर पर मन्नू मुनेश बंशपाल विहिप संगठन मंत्री हर्षित चौधरी, उमेश्वर ठाकरे, श्रीश अवधिया, अवतार अवधिया, सोनू गौतम, अज्जू राउत, शिखर बघेल, अजय हिरवाने, राहुल एड़े, विनोद भारद्वाज, सिद्धू जैन, सोनू दुबे, अशोक चावले, मनीष लांजेवार, संजय बोरीकर, गोल्डी ब्रह्मे सहित अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति। आपका नाम? मेरा नाम शिखर चंद बघेल। आज जो मंदिर में कार्यक्रम जो आयोजन किया गया था वो किस उद्देश्य को लेकर किया गया था? आज का कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ये है कि आज जो हिंदू समाज जो था राम मंदिर को लेकर के लगभग 500 वर्षों से पूर्व से प्रयासरत रहते थे, लेकिन विपक्षियों के कारण राम मंदिर का कार्यक्रम संपूर्ण नहीं हो पा रहा था, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में कार्यक्रम। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में बालाघाट बाईपास को लेकर जो मुहिम चलाई जा रही है, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एसोसिएशन के द्वारा 7 अगस्त को नगर के गुजराती समाजवाड़ी में दोपहर 12 बजे बाईपास को लेकर एक वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें नगर के सभी व्यापारी बंधुओं और गणमान्य नागरिकों से उपस्थिति की अपील की गई है। इस बैठक में बाईपास को लेकर एक मत होकर विचार विमर्श किया जाएगा। बीटीवी की नन्ही दर्शिका पूर्वी मलघाटी का 6 अगस्त को 5वां जन्मदिन है। इनके जन्मदिवस के अवसर पर पापा राजेश, मम्मी गीता, नाना नानी, मामा सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पूर्वी। चलते चलते अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य मंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री की निंदा। बासमती चावल को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री की निंदा। कहा, मध्य प्रदेश के किसानों के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। मध्य प्रदेश को जीआई टैग न देने के पत्र पर गरमाई राजनीति। बजरंग घाट में किया गया वृहद स्तर पर वृक्षारोपण। वृक्षारोपण के दौरान वन विभाग के अमले सहित बालाघाट विधायक एवं भाजपा पदाधिकारी भी रहे मौजूद। बालाघाट को हरा भरा रखने की बालाघाट विधायक ने की जनता से अपील। 16 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग, हुए डिस्चार्ज। 1.5 साल के बच्चे एवं 65 वर्ष के वृद्ध ने जीती जंग। कोविड अस्पताल में चल रहा था सभी का उपचार। 6 अगस्त को जिले में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज। लालबर्रा और ग्राम खैरी से मिले हैं पॉजिटिव मरीज। कोविड अस्पताल में कराया गया है भर्ती। ये थी अब तक की खास खबरें। कुछ और नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए बीटीवी न्यूज़ और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।